सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो यह कक्षा है, यह फल दीपिका पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल पहली कक्षा हुई थी, आज यह फल दीपिका पुस्तक की दूसरी कक्षा है। और हम लोगों ने यह मन बनाया है कि फल दीपिका पुस्तक के एक एक शब्दों को, एक एक पन्नों को, एक एक वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे एवं फलादेश में उन वाक्यों का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरह से हम लोग कक्षा आयोजन करेंगे। तो कल की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा, फिर वहां पर ग्रहों के बारे में बताया गया था कि ग्रह का स्पष्ट हम लोगों को देखना चाहिए, लग्नों को देखना चाहिए। तो फिर आवश्यकता आ पड़ी कि कुंडली, तो फल दीपिका पुस्तक में कुंडली कैसे निर्माण करें वह तो नहीं बतलाया गया। तो हम लोग कुंडली आज की कक्षा में पंचांग के सहारे कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है, 94, 7, 28, 78, 9, 81, यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। और कल की कक्षा की वीडियो का लिंक भी आज की कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, यहाँ से भी आप लोग कल की कक्षा की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्तमान के पंचांग के पन्ना में पर चलते हैं। पॉज। अब आप ही लोग बतलाइए, कोई भी एक डेट तारीख बतला दीजिए कि उस डेट तारीख का पंचांग का पन्ना हम शेयर कर सके आप लोगों के पास में। किस तारीख, जन्म समय वगैरह से बतलाइए, तारीख और समय। कोई कोई कर लीजिए गुरुजी। चलिए तो वर्तमान के ही आज की ही तारीख में चलते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष का यह पन्ना है 1 मार्च से 14 मार्च तक। मान लिया जाए किसी बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म अगर 2 मार्च को हुआ हो, बच्चे का जन्म यदि, रुकिए कलम लेने दीजिए, है बच्चे का जन्म अगर 2 मार्च 2025 को हुआ हो, दिन के 10:15 पर हुआ हो, हम लोग कुंडली कैसे बनाएंगे, नियम क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो भी पंचांग है हमारे पास में, तो संबंधित पन्ना खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यह 1 मार्च से 14 मार्च तक का यह पन्ना है। 2 मार्च के दिन की बात है, यहाँ पर लिख लेते हैं दिन, 10-15 दिन, 10:15 दिन। तो यहाँ पर देखा जाए, यह जो है, यहाँ पर जो अंग लिखा हुआ है, अंग, यह अंग्रेजी तारीख है। यह 2 तारीख यहाँ पर हुआ। अब यहां से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो 3 है, यह तिथि है। यह 3 क्या है? यह तिथि है। यहाँ पर 45-9 जो है, यह घटी पल में है कि तृतीया तिथि 45 घटी 9 पल तक। अगर जी इसको गुरुजी। भारतीय मानक समय में बदला जाए, इसको यदि, ब्रजेश जी माइक बंद करें, यदि इसको भारतीय मानक समय में बदला जाए तो यह रात्रि के 12:18 होता है। यदि किसी सदस्य को यह घटी पल को घटी पल को घटी पल को यदि भारतीय समय में, मानक समय में जो घंटा मिनट का होता है, उसमें नहीं बदलने आता है, तो समूह में लिखेंगे। फिर
उस विषय वस्तु पर हम लोग आगे कक्षा कर लेंगे। तो तिथि कौन सी निकल गई? यदि लिखना हो, तिथि तो लिखने होते हैं, जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं तो तिथि लिखना होता है, तो हम लिखेंगे कि तृतीया तिथि में। अब यहाँ पर देखा जाए कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। उत्तरा भाद्र नक्षत्र में है, ठीक है। अब नक्षत्र के चरण की किस चरण में जातक का जन्म हुआ है, इसका ज्ञात यहां से होता है, नक्षत्र के मान से होता है। इस पर हम लोग थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, पहले हम लोग कुंडली बना लेते हैं। कुंडली बनाने के लिए लग्न शोधन करने होते हैं, इष्ट का लग्न शोधन भी होता है, समय शोधन भी होता है, देशांतर बेलांतर का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन आजकल कोई नहीं करता, सभी कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर से लग्न देख लेते हैं। वह भी सही ही है, हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखा जाए कि तृतीया तिथि, यह जो है लग्न सारणी है, यह क्या है नीचे, यह लग्न सारणी है। तृतीया तिथि के दिन जो रविवार है, जातक का जन्म सुबह में 10:15 पर हुआ है। उस रोज 9:57 तक पंचांग के अनुसार यहाँ मेष के सामने 9:57 है, यानी कि मेष लग्न 9:57 तक भोग किया। कहाँ? तो जहां से यह पंचांग निर्गत हुआ है वहां से। अगर यह पंचांग वाराणसी से निर्गत हुआ है तो वहां वाराणसी में 9:57 तक मेष लग्न व्यतीत हुआ। उसके बाद में वृषभ लग्न शुरू हो गया 11:53 तक। यदि पंचांग को ही आधार मान लिया जाए तो फिर कौन सा लग्न हुआ? वृषभ लग्न हो गया। तो जब कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली बनाने के समय में इस प्रकार से हम लोग, हालांकि उत्तर भारत का यह है, और भी कई क्षेत्र हैं अपने देश में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से कुंडलियां बनाई जाती है। लेकिन साधारणतया यह कुंडली जिस प्रकार से अभी हम लोग बना रहे हैं, यह सामान्यतः यह सबसे अधिक प्रचलित है। हम भी इसी का उपयोग करते हैं इसी प्रकार से। यह होगा। तो जब वृषभ लग्न बनी तो वृषभ लग्न गिनती से कौन सा होता है? एक मेष हो गया, 2 वृषभ हुआ, 3 मिथुन हो गया, 4 कर्क हुआ, 5 सिंह हुआ, 6 कन्या हुआ, 7 तुला हुआ, 8 वृश्चिक हुआ, 9 धनु हुआ, 10 मकर हुआ, 11 कुंभ हुआ, 12 मीन लग्न हो गया। तो जैसे यहाँ वृषभ लग्न हुआ, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, हो गया। लग्न का निर्माण हो गया। लग्न के निर्माण होने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? तो वह राशियों के द्योतक संख्या लिखेंगे। यह 2 है तो फिर यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1। आप सबों को जो यहाँ पर हमने अभी स्क्रीन शेयर किया है, आप सबों को स्पष्ट दिखलाई दे रहा है? जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो यह जो है इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। अब यह तो लग्न बन गया, कुंडली बन गई। अब कौन से ग्रह किस भाव में है, कहां पे है, तो इसके लिए यह देखिए कि यहाँ जो 2 लिखा हुआ है, यह प्रथम भाव हुआ या लग्न हुआ। हम लोग आने वाली कक्षाओं में जब हम लोग लग्न कुंडली जब बना लेंगे तो फिर भावों के बारे में विशेष रूप से, जब पुस्तक कहेगा, फल दीपिका पुस्तक में भावों के बारे में विशेष रूप से जानकारियां दी गई है और भी ढेर सारी बातें बतलाई गई है। तो पुस्तक में जिस प्रकार से बताया जाएगा कि हम लोगों को यह पढ़ना है, यह समझना है, तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग समझेंगे, न कि अपने मर्जी से रूटीन बना देंगे। अब सूर्यदेव को कहाँ लिखेंगे इसमें? तो इसके लिए हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्यदेव कहाँ पे है। तो यहाँ पर तो सोम यानी कि चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि के बारे में दिया गया है।
सूर्यदेव के बारे में कहा दिया गया है, तो अब यहां पर देखेंगे तो पाएंगे औदयिक सूर्य अस्पष्ट। ये क्या है? औदयिक सूर्य अस्पष्ट, यह सूर्य की राशि बतलाई गई है। यहाँ पर जो 10 पहले जो मोटे अक्षर में लिखे गए हैं, यानी कि यह 10 राशि पार कर गए, 10 राशि पार कर गए। 10 राशि पार करने के बाद में यह 17 अंशों पर है, 17 अंशों पर है। एक राशि में 30 अंश होते हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं। यदि किसी सदस्य को यह बातें समझ में नहीं आती है कि एक राशि में 30 अंश कैसे होते हैं, इसको हम कैसे समझें, वे सदस्य वीडियो के कमेंट में या समूह में लिखेंगे। ठीक है। तो यहां पर यह 10 राशि पार करके 17 अंश पर है सूर्योदय के समय, और अगले दिन सूर्योदय पर भी 10 अंश पार करके 18 अंशों में है, 10 राशि पार करके 18 अंशों पर है, यानी कि एक अंश 24 घंटे में सूर्यदेव चलते हैं। तो यह किस राशि में हो गए? 10वीं राशि तो पार कर गए हैं। तो 10वीं राशि जब पार कर गए हैं तब 11वीं राशि में है वो, तो हम 11 नंबर की राशि जहां कुंडली में है वहां पर हम सूर्यदेव को लिख देंगे, वहां पर सूर्यदेव को हम लोग लिखेंगे। तो 11 नंबर की राशि कहाँ है? 10वां भाव। तो यहाँ पर हम सूर्यदेव को लिख देंगे। अब इसके बाद में चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ है। अब चंद्रमा के लिए देखिए कि चंद्रमा कहाँ है। तो चंद्रमा यहाँ पर देखिए, यह 11 नंबर राशि है, पार करके 13 अंशों पर है। कब? तो सूर्योदय के समय पर है, और अगले दिन भी 11 राशि पार करके 27 अंशों पर है, यानी कि रविवार के दिन यह 11 राशि पार करके 12वीं राशि में है। तो 12 नंबर जहां पर है वहां पर हम लोग चंद्रमा लिख देंगे। यहां पर एक दो बातें और हम लोगों को समझना है, पहले सभी ग्रहों को तो लिख ले, यहां पर चंद्रमा लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार अब मंगल को देखा जाए कि मंगल देव कहाँ है। यह मार्गी भाव में यहाँ पर लिखा गया है कि मंगल देव का है। तो मंगल देव रविवार को 2 राशि पार करके 22 अंशों पर है, और अगले दिन भी यहीं पर है, 2 22 41 है, यानी कि 2 राशि पार कर गए मंगल देव। तो तीसरी राशि में यहाँ जहां पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग मंगल लिख देंगे। इसके बाद में बुधदेव को देखा जाए कि बुधदेव कहाँ है, तो बुधदेव 11 राशि पार करके 1 अंशों पर है। अंश है, यह कला है, यह विकला है। तो 1 अंशों पर यानी कि 11 राशि पार कर गए, तो 12वीं राशि में, जिसको हम अंश कह रहे हैं यहाँ पर बार बार शब्दों में। तो अंश हिंदी शब्द है, और इसी को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, जो आजकल के क्लास में या हम लोग वार्तालाप करते हैं, अधिकांशतः बार हम लोग डिग्री की बात कर लेते हैं। तो इस राशि में है 12 नंबर की राशि में, 11 राशि पार कर गए हैं तो 12 नंबर की राशि में है। 12 नंबर जहां पर है वहां पर हम लोग बुधदेव लिख लेंगे। अब आते हैं बुध के बाद में गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 राशि पार करके 19 अंशों पर है ये, यानी कि 19 डिग्री के हैं, 19 45। तो यह 2 नंबर की 2 नंबर दूसरी राशि में होगा। तो जहां पे 2 लिखा गया है वहीं पे हम लोग देवगुरु लिख लेंगे, गुरुदेव को हमने लिखा। इसके बाद में शुक्रदेव, ठीक सभी ग्रहों को उसी प्रकार से लिखेंगे। अब शुक्रदेव 11 राशि पार करके 12वीं राशि में 11 अंशों पर है, और शुक्रदेव बकरी हैं। यहां पर जरूर ऊपर में देख ले कि ग्रह बकरी है या क्या है। तो शुक्रदेव बकरी हैं,
तो 12 नंबर की राशि में जहां है वहां पर हम लोग शुक्रदेव को लिख लेंगे। यहाँ पर 12 है, हमें यहीं पे बगल में लिख लेते हैं शुक्रदेव बकरी हो गए, और बकरी के लिए निशान आर लिख देंगे, या जो आप लिखते हो वह लिख लेंगे, आर लिख दीजिए या वह लिख दीजिए, लेकिन लिखना आवश्यक हो जाता है। शुक्रदेव हो गए। अब उसके बाद में शनिदेव को देखा जाए, शनिदेव 10 राशि पार करके 22 अंशों पर है, यानी कि 11 नंबर राशि में है। 11 जहां पर है वहीं पे हम लोग शनिदेव लिख देंगे। अब राहु, राहु के लिए देखा जाए 11 पार करके 3 अंशों पर है। राहु सदैव बकरी होते हैं, तो राहु के लिए बकरी लिखना ना लिखना कोई उतनी फर्क नहीं पड़ता। तो 12 जहां पर है वहीं पे राहु लिख लेंगे, हो गया। अब इसके बाद में हम केतु को कहाँ लिखें? केतु के बारे में पंचांग में नहीं बतलाया गया है। अधिकांशतः पंचांगों में केतु के बारे में नहीं लिखा गया होता, किसी किसी पंचांग में देखने को मिलता है। गुरुजी राहु 12 में होगा, वहां से कल 11 में लिखा गया है। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, इसको काट देते हैं। राहु 12 में, हाँ इसको काट देंगे, हो गया, क्योंकि यह हट नहीं सकता। तो 12 के सामने यहाँ पर हम राहु लिख लेंगे, 12 वाले खाने में ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। भूल चूक त्रुटियां होती रहती है, हम सबको स्वीकार करनी चाहिए कि हम सबों में से किसी से भी कभी भी कुछ भी त्रुटियां हो सकती है। अब इसके बाद में केतु देव को कहाँ लिखेंगे? तो जहां पे राहु है उसको हम लोग 1 मान लेंगे, जहां पे राहु है उसको 1 मानेंगे, और गिनेंगे कैसे? बढ़ते हुए क्रम में। जिस प्रकार से यह राशियों को हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। तो राहु को 1 मान लेंगे, यहाँ 1 हुआ, यह 2 हो गया, यह 3 हुआ, यह 4 हुआ, 5 हुआ, यह 6 हुआ, यह 7 हो गया। तो राहु के लिखने के बाद में जहां पर 7 आता है वहीं पर हम लोग केतु को लिख देंगे। यह क्या हो गया? यह कुंडली हम लोगों की बन गई। हाँ बोला जाए, बोला जाओ। आधा घंटा का बाद में। गुरुजी मेरा प्रश्न है यहाँ पर, आपने जैसे कि बताया कुंडली निर्माण में कि वो हमने देख लिया कि कौन से भाव में है, तो उस हिसाब से हमने ग्रहों का निर्धारण कर लिया। तो जो हम डिग्री देख रहे हैं गुरुजी, डिग्री अभी इसमें डिग्री का क्या यूज अभी कहाँ पर यूज हो रहा है इसमें? डिग्री से हाँ, हमें कुछ कुंडली में आपका कहना उचित ही है। डिग्री का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? यह प्रश्न आने वाली कक्षाओं में, आप कक्षा में बने रहें, नियमित रूप से आप कक्षा में भाग ले रहे हैं, जहाँ पे उपयोग होगा हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। हाँ, आज की कक्षा यह है कि हम डिग्रियों को कैसे समझे पंचांग से। तो यदि अभी तक नहीं समझ में आया हो तो हम सभी पूर्ण रूप से पुनः हम लोग समझ लेते हैं। यही जो है यह राशि यह हो गया। अब मान लीजिए कि बुध की ही डिग्री को देखना है, तो बुध देव 11 राशि पार कर गए, यानी कि 12वीं राशि में है, और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो 9 डिग्री के है। यहाँ पर 11 राशि लिखा हुआ है तो 12वीं राशि में 10 डिग्री के है। यहाँ पर अगर 13 लिखा हुआ तो इस रोज 11 राशि पार करके 13 डिग्री के है। यह हम लोग पंचांग में ग्रहों का अंश या डिग्री कैसे देखें, इससे पता चलता है। हाँ, अंशों का उपयोग, डिग्रियों का उपयोग हम लोग फलादेश में कैसे करते हैं, यह आने वाली कक्षाओं में अपने आप आपको पूछना नहीं पड़ेगा, हम सभी सीख लेंगे। अब यहाँ पर एक बात और है, जब पंचांग का पन्ना शेयर किया गया है तो यहाँ पर देखें कि कभी कभी चंद्रमा के राशि निर्धारण में इस पंचांग के अनुसार थोड़ी दिक्कत होती है, हम लोगों को देखना होता है। अब यहीं पे देखा जाए, जैसे कि षष्ठी तिथि बुधवार के दिन चंद्रमा 027 है, यानी कि 0 अंश, भले राशि, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी पार नहीं किए हैं। तो जो पहला है उसी में है अभी, तो मेष राशि हो गया। जहां पे 0 लिखा हुआ हो तो समझ जाइए
कि वह मेष राशि में लिखना है। अब यहाँ पर देखा जाए यह 27 अंशों के हैं और अगले दिन सूर्योदय के समय वह एक राशि पार करके 10 अंशों के हैं। यानी कि समय लगा। अब यह रात्रि में ही या षष्ठी तिथि बुधवार के ही दिन किसी न किसी समय में यह राशि परिवर्तन इनका हो गया। इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, यह भी एक प्रश्न है। बहुत से विद्वानगण हैं यहाँ पर, उनको समझ। जी गुरुजी हम नहीं समझ पाए। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर है आवश्यक है, हाँ, जहाँ पे संशय हो जाए पूछना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए कि बुधवार के दिन यह 27 अंशों के हैं। सूर्योदय के समय में कितने अंशों के हैं? 27 अंशों। मेष राशि में 27 जीरो है तो इसको 27 ही मान लीजिए राउंड फिगर में। और अगले दिन सूर्योदय के समय यह 10 यानी कि एक राशि पार करके 10 अंशों के हैं। तो यह 24 घंटा में कितने अंश चल दिए? 3 और 10 13 अंश चले। 13 अंश 24 घंटा में चल दिए। अगर मान लिया जाए कि यही जातक का जन्म अगर शाम के 6 बजे होता है या रात्रि में 12 बजे होता है, तो क्या चंद्रमा को हम मेष राशि में लिखेंगे या वृषभ राशि में? या भोर में सुबह के 4 बजे अगर जन्म होता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले तारीख भले बदल जाए लेकिन दिन तो वही रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर गुरुवार को है तो गुरुवार के सुबह सूर्योदय होने के समय का यह अंश कला है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर गति दिया गया है, यहाँ पर गति दिया है। मैं पूछने वाला था गुरुदेव, आपने बिना पूछे बता दिया। यह ग्रहों की गति दी गई है। तो यह दैनिक गति है। यह क्या है? दैनिक गति है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर तो इसको छोड़िए, यह थोड़ा कठोर गणित हो जाता है। हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य वाली गणित कर लेते हैं। अब यह 13 अंश 24 घंटे में चले, 13 अंश 24 घंटे में चले, तो एक अंश को कला में बदल लेंगे। पहले एक अंश में कितने कला होते हैं? 60 कला होते हैं। तो 13 में 60 से गुना करेंगे, कितना होगा? 780। हाँ जी, 780। 13 पचे 65, 13 छक 78। 780। 780 हुआ। अब इस 24 घंटा का मान है, 24 घंटा में इतना कला चंद्रमा चला राउंड फिगर में। अब यहाँ पर यह 27 जीरो है तो यहाँ पर 32 भी है। इस 32 को भी इसमें जोड़ देंगे क्योंकि यह 32 भी तो चला है ना। तो अब 780 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 812 चला। कितने देर में चला? 24 घंटे में। हम लोग सीखे वहीं जो आज के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ ठीक हो। 812 में 24 से कोई व्यक्ति कैलकुलेटर से भाग दे, हम ही दे देते हैं, हमारे पास में है कैलकुलेटर से। 824 भागे 824 ने 812, 812 भागे 24, या 3383 हुआ। 3383 हो गया एक घंटे में। अब यदि जातक का समय 12 बजे रात्रि में हुआ है, रात्रि में अगर 12 बजे हो गया तो चंद्रमा कहाँ लिखेंगे? 1 में लिखेंगे कि 2 में लिखेंगे? क्योंकि प्रति घंटा तो ये इतने कला चल रहे हैं ना।
जी तो अब जन्म समय से लेकर नहीं, सूर्योदय के समय से लेकर जन्म के समय तक की गति को देख लेंगे कि कितना आगे बढ़ गए। तो वह देखना पड़ेगा कि सूर्योदय से लेकर जन्म के समय तक कितने घंटे व्यतीत हो गए। तो सूर्योदय कब हुआ है, पंचांग में सब कुछ दिया रहता है। तो सूर्योदय 6:14 पर हुआ, राउंड फिगर में ही हम लोग लेकर चले तो अच्छी बात होगी। तो उधर 12 घंटे और यह भी 6 घंटे, 18 घंटे हो गया ना, 18 घंटे 15 मिनट अधिक, 18 घंटे हुए या नहीं हुए रात्रि के, अगर 12 बजे करते हैं तो। अगर पंचांग में जो यह दिया गया कि 6:14 पर और रात्रि में 12 बजे जन्म हुआ है, तो कितने घंटे हो गए? सूर्योदय के बाद में जन्म कितने देर का हुआ, यानी सूर्योदय से लेकर जन्म के समय तक कितने समय व्यतीत हो गए? रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ, सूर्योदय 6:15 बजे हुई, तो सूर्योदय के कितने घंटे बाद? 18 घंटे। पौने 18 घंटे, यानी कि इसको हम लोग 18 ही मान ले, 15 मिनट हम लोगों ने अधिक मान लिया। अब इसको 33-83 में हम लोग 18 से गुना कर देंगे, क्योंकि 18 घंटे बाद का चंद्रमा देखना है ना। तो गुने 608.94 गुने 18 608.94 ना, 0.94 को अब 608 नहीं 609 ही मान लीजिए ना। जी 609। अब यह जब 609 हुआ तो अब इसको पुनः अंश में बदलें। किस में बदलेंगे? क्योंकि यह तो कला है ना, भाग 30, तो इसमें ना भाग, नहीं, इसमें 60 से भाग देना होगा ना, राशि बनाने के लिए 30 से भाग। हाँ जी 10.15, तो 10.15 हो गया, तो 10 अंश चलाना चाहिए। जी तो 10 अंश चला। अब देखिए 1 घंटे में 33-83 है, तो अब यहां पर 15 मिनट अधिक हम लोगों ने ले लिया, तो 1 मिनट के मान निकालने के लिए 33-83 में हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा उसमें 15 से गुना करके इसमें कम कर देंगे, या 15/4 हिस्सा होता है घंटे का, तो 33 का 1/4 हिस्सा इसमें से कम कर देंगे, तो राइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी अगर 33 का 1/4 तो 8 चौक 32, 8.5 कम कर देंगे, 8.5 भी कम करेंगे, 9 भी कम कर देंगे, तब भी 600 तो रह ही जाएगा ना। यहाँ पर हम सभी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हल्का सा समझने बूझने पर हम सबों को समझ में आ जाता है। यदि जिसको नहीं समझ में आए, पुनः वह समूह के माध्यम से अपना तर्क वितर्क करते हुए समझते हुए चलेंगे। यदि नहीं फिर भी समझ में आता है तो हम उसको कक्षा में पुनरावृत्ति कर लेंगे। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो एक भी सदस्य वैसा है जिसको जो बातें समझ में नहीं आती है, उसके लिए वह समूह में लिख सकते हैं। समूह 24 आवर खुला हुआ रहता है। हाँ, प्रयास करें कि समूह में रात्रि के समय में कोई व्यक्ति मैसेज ना लिखे। शाम में न के बाद से लेकर सुबह तक, जब तक कक्षा समाप्ति नहीं होती है तब तक समूह में कुछ नहीं लिखें। हाँ, कक्षा समाप्ति होने के बाद में दिन भर तक, शाम तक आप अपनी मर्जी से जो भी कक्षा से संबंधित विषय वस्तु है, नहीं समझ में आता है, खूब लिखे आप लोग। समूह तो इसीलिए बनता ही है कि ज्ञान का आदान प्रदान हो और सभी आदमी को लाभ मिल सके। तो यह अगर हम एक अंश में 60 कला होता है, तो इसको अब अंश में बदलना है, तो इसमें हम 60 से भाग दे देंगे, या 609 है तो यह 10 अंश हुआ। अब देखा जाए कि यह षष्ठी तिथि के दिन जो 27 अंशों के हैं, तो रात्रि के 12 बजे तक यह 10 अंश और आगे चले गए, तो 27 में 10 जोड़ देंगे तो 37 हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुजी। तो 37 अंश तो एक राशि में होता नहीं है, एक राशि में 30 अंश ही होते हैं। तो ज्यों ही यह 30 अंश बीता,
चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो गया, वे वृषभ राशि में चले गए और जातक का जब जन्म हुआ उस समय चंद्रमा वृषभ राशि के 7 अंशों के थे, तभी तो सूर्योदय होते होते वह 10 अंशों तक पहुंच पाए हैं। अब बातें स्पष्ट हो गई जी। और गुरुजी ये गति के सामने जो 853 846 3 लिखा है क्या है? हाँ, वह गति के भी लिए। यही चीज है, तो वह वैदिक गणित के हिसाब से है, यह थोड़ा जटिल हो जाएगा, वो उसको समझने समझाने में बात वही है। हम लोग चाहे कायदा जो भी हो किसी भी कायदे से समझ ले, और जो कायदा सरल गुरुजी होता है व्यवहारिक। जी गुरुजी चंद्रमा स्पष्ट हम लोग करते हैं अपने हिसाब से भयात भव के द्वारा। हाँ, जैसे भयात कलात्मक भवों की, भयात को 60 हाँ कलात्मक भयात को 60 से गुना कर देते हैं और हाँ ठीक है, उसके उसको बाद भी हम लोग, तब हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और तो हम कलात्मक लोग, भवों से भाग देते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वह भी कायदा है। तो हमने यहाँ पर इष्टकाल भयात भवों की इसलिए चर्चा नहीं किया क्योंकि जब पुस्तक में जब ग्रहों की दशा की बात आएगी, कि पुस्तक में फलदीपिका पुस्तक में ग्रहों की दशा के बारे में बतलाया गया है कि नहीं बतलाया गया है? बतलाया गया है गुरुदेव। चर्चा हुई है ना, ग्रहों की दशा की चर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ। तो जहां पे ग्रहों की दशा की चर्चा हुई है, हम वहां फिर आवश्यकता भयात भवों की वहां पे पड़ेगी, हम लोग वहां पे समझेंगे, बाद की विषय वस्तु हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे। एक जब पुस्तक का हम लोगों ने जब निर्णय ले लिया है तो पुस्तक के एक एक वाक्यों को समझते हुए आगे चलेंगे, कि जहां पे जो आवश्यकता है हम उतना ही समझेंगे, आगे की विषय वस्तु जब आगे आएगी तब हम समझेंगे। यह मेरा विचार है, आप लोगों का क्या कहना है? गुरु जी ठीक है विचार, माने ये तो अंसाजी से बहुत सरल तरीके से मैंने पंचांग के अनुसार कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हम लोग चंद्रा बनाते हैं तो फिर स्पष्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हाँ हाँ जी हाँ जी, कुंडली जब तो निर्माण अब, करते हैं। हाँ, अब तो हम लोग पंचांग से लग्न कुंडली कैसे बनाएं, कक्षा में जितने भी सदस्य हैं संभवतः उनको यह स्पष्ट हो गया होगा। ग्रहों का जी गुरु अंश, जी। ग्रहों का अंश हम लोग कैसे देखेंगे, यह स्पष्ट हो गया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अच्छा, इसके बाद में और भी जब जब आवश्यकता पड़ेगा हम लोग पंचांग के पन्ना इसी प्रकार से शेयर करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर जो पंचांग हमने दिया, अब यहाँ पर देखा जाए, यह नक्षत्र हो गया, यह योग है, ये सभी समय दिए गए हैं कि दिन में कितने बजे तक है, जैसे कि अब 11:44 तक उत्तरा भाद्रपद है दिन में, यह भारतीय मानक समय है, और यह वैदिक समय है 13:44 घटी 13 घटी 44 पल। यह सभी चीज उसी प्रकार से है। इस रोज, पंचांग को, हाँ जी, पंचांग कोई भी पंचांग कोई भी यूज कर सकते हैं या फिर यही वाला ऋषिकेश पंचांग जी? नहीं, ये तो महावीर पंचांग है, हर क्षेत्र में अपने अलग अलग पंचांग चलते हैं, वहीं क्षेत्रीय पंचांग ही अच्छा उत्तम होता है। अगर क्षेत्रीय पंचांग है तो वहां पे थोड़ा अगर हम दशा का समय का शोधन नहीं भी करते हैं तो चलता है। हर व्यक्ति को अपना क्षेत्रीय पंचांग रखना चाहिए, हर व्यक्ति को क्षेत्रीय पंचांग रखना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय हर जगह पर थोड़ा देर से होता है और कहीं पहले हो जाता है, और जो क्षेत्रीय पंचांग होता है वह अगल बगल के ही स्थान को आधार मानकर पंचांग निर्माण किया गया रहता है, इसलिए उत्तम होती है। अब यह महावीर पंचांग है या ऋषिकेश पंचांग है, वाराणसी को केंद्र बिंदु मानकर बनाया गया है। वाराणसी हमारे घर से काफी करीब है, तो हम लोग इस पंचांग को मानकर चलते हैं। अगर कोई अब पंजाब का हो तो वहां पे दिवाकर पंचांग वहां के लिए है, क्योंकि वह जो है जलंधर या कोई ऐसी जगह है जिसको मानक मान करके वहां का लोकल एरिया हो गया। तो यहाँ से सूर्योदय वहां पर थोड़ा देर से होता है, करीब 20-25 मिनट आधे घंटे के आसपास में आगे पीछे होते हैं। हमारे यहाँ पहले होता है, वहां लेट से होता है। जी गुरु जी। तो गुरु जी दिल्ली वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोग दिल्ली के बिल्कुल पास में ही रहते हैं,
तो हमारे लिए एक ऋषिकेश पंचांग उत्तम रहेगा यूज करने के लिए। नहीं, अब देखिए, अब वाराणसी आपसे नजदीक में है या वो जलंधर नजदीक में है, जहां से जो पंचांग निर्गत जो पंचांग हो रहा हो, हाँ सभी जी। पंचांग को देखें, और जहां से निर्गत हुआ है वह जगह आपकी जगह से जो नजदीक का हो, वह पंचांग आपके लिए उत्तम होगा। जी गुरु जी। दिल्ली क्या दिल्ली ब्रजेश में जी, तो राजधानी पंचांग चलता है जी ज्यादा। गुरु जी। हमने जो कहा वह बातें कहाँ तक उचित है? उचित है गुरु जी। पंचांग जो हमारा बना है 83 पर बना है, और 82 या 82 है हमारा मानक समय। हाँ, तो हमारा मानक समय यह वाराणसी के लिए है ना, जो वाराणसी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, और जो व्यक्ति हमारा यहाँ पर यह कहना है कि हम वह पंचांग रखें जो जहां से निर्गत हुआ है वह जगह हमसे जो नजदीक हो। अगर कोई जलंधर से अगर पंचांग निर्गत हो और कोई वाराणसी से हो रहा, गुरु जी गुरुजी कभी कभी मान ली कि हाँ बोला जाए। गुरुजी गुरु जी कह रहे थे, हम मिथिलेश जी आप पहले बोल लीजिए। मान लीजिए गुरुजी, अगर जब पंचांग परिवर्तन ही करने का विधि मालूम हो तो वहां से नहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। एक ही जगह कोई पंचांग, हम तो ऋषिकेश पंचांग से आप विदेश की भी बात कर लेंगे, जापान का भी समय शोधन करके बना सकते हैं। ये तो भी एक वह दिन विधि, एक ठीक दिन ये है, भी विधि बता। ठीक है। लेकिन आजकल उस प्रकार से करता कौन है? सभी नहीं, आदमी लोग लेकिन सॉफ्टवेयर का काम धंधा कर लिए। थोड़ा सा देखिए, मालूम गुरुदेव हो जाता है। जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो जानकारी होनी चाहिए तो हो जाएगा। वह कोई बड़ी विषय वस्तु नहीं है। वह ब्रजेश जी भी बता देंगे, हम भी बता देंगे, कोई भी बता देगा। वह भी 10-15 मिनट 20 मिनट का कार्य है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक को, हम लोग दिग्भ्रमित ना हो, पुस्तक में जो कहा जा रहा है उसी को आधार मानकर केवल उसको पहले ठीक है लेकर, गुरुजी, और अन्य ठीक। विषय वस्तु के लिए समूह में लिखे, उस पर सहमति बने, उस पर एक विशेष कक्षा आयोजित हो। जी गुरु जी बिल्कुल। हाँ, और आज भी तो देखें, समूह से कई सदस्यों को हमने रिमूव कर दिया, जो सदस्य अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, विचार नहीं बना रहा। आज भी सुबह में हम 10 व्यक्ति को रिमूव किए हैं, फिर कल भी करेंगे, प्रतिदिन करते चले जाएंगे, फिर अंत में जो होगा 10 तारीख तक समूह भी अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इस पंचांग के पन्ने को यहाँ से ड्रॉप करते हैं और हम लोग पुनः पुस्तक पे आते हैं कि पुस्तक पुनः कह क्या रहा है। और यदि कोई व्यक्ति पुस्तक है, तो अगर हार्ड कॉपी जिसके पास में है वह व्यक्ति क्या करे, तो उसके लिए हम समूह में एक पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। हमने कर दिया। तो अब हम लोग पुनः पुस्तक के पन्ने को के तरफ चलते हैं, पुस्तक के तरफ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों ने कल की कक्षा में, पहले जो हम पुस्तक में आप लोगों को दिखलाना चाहते हैं वह देख लीजिए। जब भी आप लोगों के पास में अगर कोई हार्ड कॉपी हो और आप पुस्तक पढ़ रहे हो और जो बातें स्मरण करने योग्य हो, भले वह याद हो या नहीं हो, लेकिन अगर बातें स्मरण करने योग्य हो, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, उस लाइन को हाईलाइट करते हुए चलें, उस लाइन को हाईलाइट जरूर करें, अवश्य ही करें। और कल की कक्षा में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, श्लोक 3 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की कक्षा में एक श्लोक थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर देखा जाए
कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहले ऊपर वाली चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो बतलाया गया है, रुको पेज थोड़ा बड़ा करते हैं। समस्त जन्म कुंडली को काल पुरुष का स्वरूप मानकर आप जन्म कुंडली यहाँ पर बनाते हैं। जो पुस्तक में बातें दी गई थी कि जन्म कुंडली हम लोग सरसरी तौर पर पंचांग से कैसे बनाए, वह हम लोगों ने सीखा। अंश के बारे में वर्णित था, अंश हम लोगों ने जान लिया कि पंचांग से अंश कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि काल पुरुष की कुंडली मानकर लग्न चाहे जो भी हो, प्रथम भाव सदैव यह लग्न ही प्रथम भाव होता है। इससे सिर का यानी कि भौं से ऊपरी भाग का विचार किया जाता है, सर के बाल का विचार किया जाता है, एवं और भी ढेर सारे विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। हम लोग इसी पुस्तक में आगे यह बतलाया गया है कि कुंडली के किस भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, वहां पर हम लोग विस्तृत रूप से समझ लेंगे। दूसरे भाव से चेहरे का मतलब मुंह, नाक इत्यादि सभी की बातें हो गई। तीसरे भाव से छाती का, चौथे भाव से हृदय का, पांचवें भाव से पेट का। यह शरीर के अंगों के बारे में बतलाया जा रहा है। पहले भाव से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे भाव से छाती, हृदय, पेट, छठे भाव से कमर का, सातवें भाव से वस्ती का। वस्ती क्या है? तो जो शब्द अगर नहीं समझ में आता है, तो अगर थोड़ा कठोर शब्द होता है, तब पुस्तक में कुछ यहाँ पर दिशा निर्देशित कर दिया गया होता है। अब हम लोग वस्ती को समझ लेते हैं, पुस्तक में नीचे क्या दिया गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए 2 के बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि नाभि से लिंग मूल तक एक रेखा खींची जावे। तो वह रेखा ऐसे नहीं खींचनी, ऐसे खींचना है। यदि नाभि यह है, लिंग मूल यहाँ पर है, तो एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इसके मध्य भाग, हाँ, कि उसे 2 भागों में विभाजित किया जावे, यानी कि 2 भाग में बांट दिया। तो नीचे का आधा हिस्सा यह वस्ती कहा जाता है, यह वस्ती हुआ। वस्ती शब्द हम लोग समझ गए। अब यहां पर देखा जाए कि 8वें भाव से गुप्त इंद्रियों का, इंद्रियां अधिक है, 2 ही नहीं है, 4 नहीं है, और भी अधिक है, जिसको हम लोग गुप्त इंद्रियों को जननेंद्रियां भी कहते हैं, जननेंद्रिय हो गए इत्यादि। 9वें भाग से जांघ का, 10वें भाव से दोनों ठेहुने का, घुटना का, 11वें भाव से पिंडली का। पिंडली क्या कहा जाता है? घुटने से नीचे, और जो पैर का जो सबसे निचला जोड़ है उससे ऊपर का, और 12वां भाव पैर का जो निचला जोड़ है, हमारे गांव में इसे खिल्ली कहा जाता है। अब आप लोगों के इलाके में जो कहा जाए, आप लोगों के इलाके में मान लीजिए कि यह पैर है, हम यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, यह पैर की, यह तलवा हो गया, और यहाँ से जब यह पैर होता है तो यहाँ पर जोड़ होता है। हाँ जी, तो एड़ी के ऊपर में जो जोड़ होता है ना यहाँ पर, हाँ, इसी जोड़ से नीचे के भाग का विचार 12वें भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर पुस्तक में जो शब्द बतलाया जा रहा है उसको पढ़िए। जिस भाव में शुभ ग्रह हो, अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, जो हम सबों को समझना है। क्या क्या समझना है आप लोग भी नोट करेंगे और समूह में लिखेंगे। आप लोग खुद समूह में लिखिए कि हम लोग कल की कक्षा में क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिस भाव में शुभ ग्रह हो,
तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि शुभग्रह कौन है, पापग्रह कौन है। आप लोग समूह में लिखेंगे, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो शुभग्रह को पहचानना है, तो जिस भाव में शुभग्रह होंगे, जिस भाव को शुभग्रह देखते हो, अब ग्रहों की दृष्टि भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ग्रहों की दृष्टि पढ़ना है। जी गुरु जी। जिसका स्वामी बलवान हो, अब भाव का स्वामी क्या होता है उसे भी पढ़ना है। यानी कि जो भाव अच्छा होगा उस भाव से संबंधित शरीर का भाग पुष्ट और सुंदर होता है, यानी कि वह सुंदर होगा। अगर यहीं पे पांचवा भाव जैसे कि पेट का है, अगर पेट वाले भाव में अगर शुभग्रह है या शुभग्रह देख रहा है, उसका स्वामी बलवान है, तो पेट अच्छा होगा, सुंदर होगा, पुष्ट होगा। अब बातें पेट की नहीं है, केवल पेट ही सुंदर नहीं होगा, पांचवें भाव से जो जितने विषय वस्तुओं को देखा जाता है, विचार किया जाता है, वे सभी विषय वस्तु अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। अब पंचम भाव से बुद्धिमत्ता का भी विचार किया जाता है, तो बुद्धिमत्ता सुंदर थोड़े होता है, वो दिखता थोड़े है, लेकिन व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से उसके कार्यकलाप सुंदर होंगे। इसके पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है, प्रथम संतान का, तो उनके जो प्रथम संतान होंगे विवेकशील होंगे, अच्छे होंगे, विद्वान होंगे। इस प्रकार से समझा जाता है। यदि भावेश से निर्बल होने से, अगर भावेश से निर्बल हो जाए, यानी कि भाव का स्वामी खराब हो जाए, या भाव के क्रूर दृष्ट हो, क्रूर युत हो, तो उससे भाव से संबंधित शरीर का भाग कृष एवं रोग युक्त होता है। यानी कि शरीर से संबंधित अंग, जिस अंग से जिन चीजों का विचार करते हैं, जिस भाव से जिस अंगों का विचार करते हैं, वह भाव यदि खराब है तो आजकल देखते हो, पहले पढ़े के विद्वानगण या ऐसे लोग सीधे कुंडली देखते ही बोल देते हैं कि हाँ थोड़ा पेट पे तिलोल है, कटा उटा का निशान होगा, जन्म हुआ है बच्चे का तो देखिएगा, दाग वोग है कुछ तो नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद में जो ही उम्र व्यतीत होगी और जो पापग्रह उस, जैसे कि मंगल देव हो जाए, खराब है, मंगल का स्थिति खराब है और वह जिस भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल कटपिट के कारक हैं, तो उम्र बढ़ेगी, शरीर विकास होगा, मंगल की दशाएं आएंगी, तो वह चिन्ह अपने आप बाद में भी उभर जाते हैं। उभरते हैं कि नहीं उभरते हैं? उभरते हैं गुरुदेव। उभर जाते हैं। तो इसको हम लोगों को समझना होगा कल की कक्षा में कि शुभग्रह कौन है, पापग्रह कौन है, भाव का स्वामी क्या है, भाव बलवान कैसे होगा, ये सभी समझना है। फिर उसके बाद में हम लोग फिर क्या समझेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए कर्क राशि, यहाँ पर लिखा गया कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशियों के अंतिम भाग अंश को राशि संधि कहते हैं। राशि संधि क्या है? अन्य मत से किसी भी राशि का अंतिम भाग जहां अग्रिम राशि शुरू होती है, राशि संधि कहलाता है। अब यहाँ देखिए हमने लिखा है कि भाव संधि भी जानना चाहिए, भाव संधि भी जानना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आने वाली कक्षाओं में, कल की कक्षा में आप लोग लिखेंगे कि कल की कक्षा में हम लोगों को पढ़ना क्या है। हालांकि हमको चर्चा क्या करना है, हम भी अपना सिलेबस बनाएंगे, आप लोग भी लिखेगा। समूह में थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। और आज की कक्षा कैसी लगी आप लोग समूह में अवश्य लिखेंगे, सभी आदमी लिखें। और जो ही वीडियो बन जाएगी, अप टू डेट होगा, हम जिन सदस्यों ने अपना विचार दिया है कि हाँ हम नियमित रूप से क्लास में भाग लेंगे, उनके निजी मोबाइल पर आज की वीडियो भेज दी जाएगी। वीडियो समूह में शेयर नहीं किया जाएगा।